तूफानों की ताकत वाकई भयानक होती है, खासकर अटलांटिक में। और अभी हाल में तूफान मिलिसा, उसने तो जैसे सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। तो आज हम इसी तूफान मिलिसा का एक गहरा विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, सरकारी चेतावनियां हैं, विकिपीडिया के फैक्ट्स और हाँ, तूफान विज्ञान की कुछ बेसिक बातें भी। हमारा मकसद ये समझना है कि मिलिसा कैसे बना, उसका असर क्या हुआ और इस तरह के तूफानों का बड़ा मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, पर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात साफ कर लें। ये जो नाम है, हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, हाँ, ये कंफ्यूजन रहता है। ये असल में एक ही चीज है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बस नाम जगह के हिसाब से बदल जाता है। जैसे अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन कहते हैं। अच्छा। और इनकी ताकत वो हवा की रफ्तार से नापते हैं और केंद्र में हवा का दबाव कितना कम है उससे। हवा जितनी तेज, दबाव जितना कम, उतना ही खतरनाक तूफान। समझ गया। और अटलांटिक में ये मौसम कब होता है ज्यादातर? जून से नवंबर तक शायद। हाँ, जून से नवंबर और पीक होता है सितंबर के आसपास। ठीक है, तो अब आते हैं मिलिसा पर। इसकी कहानी शुरू हुई 16 अक्टूबर को एक उष्णकटिबंधीय लहर से। ये हाँ, एक कमजोर सी लहर थी पहले, फिर 21 अक्टूबर आते आते ये एक ठीक ठाक उष्णकटिबंधीय तूफान बन गया। और तब ये मध्य कैरेबियन में था, धीरे धीरे चल रहा था। धीरे धीरे, लेकिन फिर कुछ बदला है ना? हाँ बिल्कुल, 25 अक्टूबर के आसपास कुछ असाधारण हुआ जिसे हम रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। रैपिड इंटेंसिफिकेशन मतलब तेजी से ताकतवर होना? हाँ, बहुत तेजी से। ऐसा तब होता है जब समुद्र की सतह गर्म हो, हवा में खूब नमी हो और वो विंड शेयर कम हो, मतलब हवा की दिशा और गति अलग अलग ऊंचाई पर ज्यादा ना बदले। और ये कितना तेज हुआ? मैंने पढ़ा कि सिर्फ 18 घंटों में 70 मील प्रति घंटे से 140 मील प्रति घंटे तक पहुंच गया। बिल्कुल सही, 18 घंटे में स्पीड डबल। ये वाकई हैरान करने वाला था। अविश्वसनीय। और ये रुका नहीं, 27 अक्टूबर तक तो ये श्रेणी 5 का भयानक तूफान बन चुका था। श्रेणी 5? फॉल किया मतलब जमीन से टकराया न्यू होप के पास, तभी अपनी पीक पर था। कितना पीक? हवाएं 185 मील प्रति घंटा, यानी करीब 295 किलोमीटर प्रति घंटा। और दबाव? रिकॉर्ड 892 मिलीबार। इसने 1935 के लेबर डे तूफान के साथ अटलांटिक में सबसे शक्तिशाली लैंडफॉल का रिकॉर्ड बना दिया। बाप रे, 1935 के बाद अब? अच्छा, जमाइका के बाद क्या हुआ? ये कुछ कमजोर पड़ा? हाँ, जमीन से टकराने के बाद थोड़ी ताकत कम हुई। 29 अक्टूबर को जब ये क्यूबा से टकराया तब ये श्रेणी 3 का था। फिर भी काफी ताकतवर। बिल्कुल। फिर ये बहामास और बरमूडा की तरफ मुड़ गया और 31 अक्टूबर तक आते आते ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बन गया। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब इसने अपनी ऊर्जा गर्म समुद्री पानी से लेना बंद कर दिया। अब ये ठंडी और गर्म हवा के मिलने से ऊर्जा ले रहा था, जैसे सामान्य मौसम सिस्टम करते हैं। अच्छा, और कोई खास बात मिलिसा के बारे में? आपने एक रिकॉर्ड हवा के झोंके का जिक्र किया था। हाँ, ये 2025 का दुनिया का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। और एनओए के जो तूफान शिकारी विमान होते हैं, हाँ, वो जो तूफान के अंदर जाते हैं। बिल्कुल, उन्होंने एक ड्रॉप सॉन्ड गिराया था। ये एक छोटा सा यंत्र होता है, पैराशूट से गिरता हुआ मौसम का डेटा भेजता है। उसने 252 मील प्रति घंटे यानी 406 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा का झोंका रिकॉर्ड किया। ये अब तक का सबसे तेज है जो ऐसे मापा गया है। 406 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंकड़ा ही डरा देता है। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये उस तबाही का अंदाजा देता है जो उसने मचाई होगी। सही कहा, तबाही भयानक थी। पूरे कैरेबियन में कम से कम 56 लोगों की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोग लापता और नुकसान अकेले जमैका में $7.7 बिलियन से ज्यादा का अनुमान है। 7.7 बिलियन? हाँ। अकेले जमैका में? हाँ। तो सबसे बुरा असर जमैका पर ही हुआ। हाँ, क्योंकि लैंडफॉल वहीं पीक इंटेंसिटी पे हुआ था। पश्चिमी जमैका तो लगभग पानी के नीचे आ गया था। ब्लैक रिवर जैसे शहरों में कह सकते हैं 90% घरों की छतें या तो उड़ गई या ढह गई। ओह। बिजली चली गई करीब 77% द्वीप पर। संचार पूरी तरह ठप। कम से कम 22 मौतें तो सिर्फ जमैका में हुई। और हेती में भी तो भारी नुकसान हुआ था। हाँ, हेती में बाढ़ और भूस्खलन से ज्यादा जाने गईं, करीब 30 मौतें और 20 लापता। पेटिट गोएव में नदी का किनारा टूटने से बहुत तबाही हुई। और क्यूबा?
डोमिनिकन गणराज्य? क्यूबा में भी काफी नुकसान बताया गया, बाढ़ आए, मलबा फैला, वहां करीब 7,35,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा। ग्वांटानामो बे नेवी बेस से भी लोगों को निकाला गया। डोमिनिकन गणराज्य में भी पानी की सप्लाई पर असर पड़ा और 4 मौतें हुई। इतनी बड़ी तबाही, मदद के लिए भी लोग आगे आए होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मदद? हाँ, मदद आई। कनाडा ने $7 मिलियन दिए, अमेरिका ने बचाव दल भेजे, यूके ने फ्लाइट्स भेजी, संयुक्त राष्ट्र भी शामिल था। पर एक बड़ी चुनौती थी। क्या? संचार, कम्युनिकेशन लाइंस पूरी तरह टूट चुकी थीं। इससे ये पता लगाना कि कहाँ कितनी ज़रूरत है और मदद कैसे पहुंचाई जाए, ये बहुत मुश्किल हो गया था। ज़मीनी स्तर पर लोग खुद भी एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन मुश्किलें बहुत थीं। समझा जा सकता है। और आपने कहा कि 2025 का अटलांटिक तूफान सीजन वैसे भी काफी सक्रिय था। हाँ, बहुत सक्रिय था। मेलिसा के अलावा एरिन और हम्बर्टो नाम के 2 और श्रेणी 5 के तूफान भी आए थे। तो क्या ये एक ट्रेंड है? क्या तूफान ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं? देखिए, आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि 1995 से अटलांटिक में तूफानों की गतिविधि बढ़ी है और वो ज्यादा तीव्र भी हो रहे हैं, इसके भी सबूत है। और ये जो रैपिड इंटेंसिफिकेशन हमने मेलिसा में देखा, क्या इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है, गर्म होते समुद्र से? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संभावना तो है। गर्म समुद्र तूफानों को ज्यादा ईंधन देते हैं, जिससे उनके तेजी से ताकतवर होने की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे पास बहुत पुराना ऐतिहासिक डेटा सीमित है और अटलांटिक मल्टी डिकेड ऑसिलेशन जैसे प्राकृतिक चक्र भी हैं जो दशकों तक तूफानों की गतिविधि को प्रभावित करते हैं। तो ये कहना कि ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन की वजह से है, शायद जल्दबाजी होगी। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो मेलिसा ये सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला तूफान नहीं था, ये एक तरह की चेतावनी भी है। बिल्कुल सही कहा। मेलिसा जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि मौसम बदल रहा है और तूफानों का खतरा बढ़ रहा है। हमें अपनी तैयारियों को और पुख्ता करना होगा। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जब सब कुछ ठप पड़ जाता है, संचार, बिजली, रास्ते, तब हम कैसे प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। पुनर्निर्माण का रास्ता तो लंबा है ही उन इलाकों के लिए, लेकिन शायद असली सवाल ये है कि क्या हम भविष्य में ऐसे और ज्यादा शक्तिशाली तूफानों के लिए तैयार हैं, या हमें अपनी बसावट, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ मुश्किल फैसले लेने होंगे। ये सोचने वाली बात है।